कहानी की शुरुआत इस बात से होती है कि पृथ्वी से एक क्षुद्र ग्रह टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% आबादी मिट चुकी थी। क्षुद्र ग्रह के टुकड़े अब भी वातावरण में तैर रहे थे। हवा जहरीली हो चुकी थी और चारों ओर फैली विकिरण लगातार तबाही मचा रही थी। पृथ्वी पर भूकंप और तूफान आम बात बन चुके थे। इंसानों के लिए बंकर के अंदर रहना ही आखिरी सहारा बचा था। अब हम जॉन नाम के एक शख्स को देखते हैं जो अपने परिवार के साथ ग्रीनलैंड में एक बंकर में रहता है। वो पेशे से इंजीनियर है, लेकिन साथ ही स्काउट भी है। यानी कभी कभी उसे खास सूट पहनकर बाहर जाकर दुनिया की हालत जांचनी पड़ती है। एक दिन उसे जमीन में एक विशाल दरार दिखती है और उसे महसूस होता है कि ये दरारें धीरे धीरे और चौड़ी होती जा रही हैं। फिर जॉन बीच की ओर जाता है जहां उसे कुछ लाइफ बोट और एक टूटा हुआ जहाज नजर आता है। सबसे पहले वो हर लाइफ बोट को जांचता है, लेकिन किसी में भी उसे अपने काम की चीज नहीं मिलती। इसलिए वो जहाज के अंदर जाता है और कुछ काम की चीजें ढूंढ लेता है जिन्हें वो अपने साथ रख लेता है। अंदर और आगे बढ़ने पर उसे कई लाशें दिखाई देती हैं। तलाश करते हुए जॉन को एक नोटबुक भी मिलती है जिसके बीच एक खूबसूरत फूल दबा होता है। वो नोटबुक को भी संभाल कर रख लेता है। तभी उसे बंकर से रेडियो पर चेतावनी मिलती है कि एक बेहद खतरनाक तूफान आने वाला है। जॉन पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है क्योंकि तूफान तेज रफ्तार से उसकी ओर बढ़ रहा होता है। किस्मत से जॉन गेट के ऊपर छलांग लगाकर समय रहते बंकर के अंदर पहुंच जाता है। तूफान घुसने से पहले ही वो दरवाज़ा बंद कर देता है। जान बचाने के बाद जॉन सदमे में बैठा रहता है। वो सोचता है कि वो मौत के कितना करीब पहुंच गया था। इसके बाद जॉन अपने थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला करता है और दुनिया की अजीब हालत पर बात करता है। थेरेपिस्ट कहता है कि सब लोग इसी दौर से गुजर रहे हैं। लोग बस दिखावा कर रहे हैं कि सब सामान्य है। इसलिए वो जॉन से कहता है, फिक्र क्यों करते हो, तुम्हारे बस में कुछ नहीं है। जितना हो सके अपने परिवार के साथ वक्त बिताओ, खुलकर जियो। इसी दौरान जॉन की पत्नी एलिसन दूसरे बंकर में नेताओं के साथ मीटिंग में बैठी होती है। वहां चर्चा हो रही होती है कि खाने और जरूरी सामान की कमी होने लगी है। तभी एलिसन को एक संदेश मिलता है जिसमें बताया जाता है कि जॉन सुरक्षित वापस आ गया है। उसी मीटिंग में डॉक्टर अमीना दूसरे बंकरों के वैज्ञानिकों से मिली जानकारी साझा करती हैं। ये क्षुद्र ग्रह से बने गड्ढों के बारे में था। उनका आकार और गहराई उन्हें तूफानों से बचा सकती है और यह भी संभव है कि जहरीली हवा का असर वहां कम हो। इसी वजह से वो जगहें रहने के लिए उपयुक्त हो सकती हैं। लेकिन एडम सबको याद दिलाता है कि वो गड्ढे फ्रांस में हैं और पूरे यूरोप में युद्ध चल रहा है। तभी अचानक भूकंप आता है और पूरा बंकर कांप उठता है। सब लोग उसके थमने का इंतजार करते हैं और फिर ऐसे काम में लग जाते हैं जैसे सब कुछ सामान्य हो। मीटिंग में मौजूद एक व्यक्ति कहता है, ये भूकंप पहले से ज्यादा तेज हो रहे हैं। फिर एलिसन सबको याद दिलाती है कि कुछ लोग अभी भी बाहर फंसे हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन एडम कहता है कि हमारे पास ज्यादा लोगों के लिए जगह या खाना नहीं है और कौन जानता है वे कौन सी बीमारियां साथ लाएं। इसलिए इस सोच को छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिसन कहती है कि लोगों की राय हमें वोटिंग से ही पता चलेगी। कई लोगों ने हाथ उठाया और बहुमत एलिसन के साथ था। इसलिए फैसला हुआ कि कल एक स्नो व्हीकल भेजा जाएगा। बाद में जब जॉन बंकर की पाइप ठीक कर रहा होता है, तब एलिसन अपने बेटे नेथन को बाहर देखती है। वो गुस्से में कहती है, तुम बीमार हो जाओगे, जल्दी अंदर आओ। अपने कमरे में नेथन अपनी चादर में बने छोटे छेदों से टॉर्च की रोशनी डालता है, जिससे छत पर तारों जैसा दृश्य बन जाता है और उसे लगता है जैसे वो आसमान देख रहा हो। अगले दिन जॉन को बंकर की दीवारों में नई दरारें दिखती हैं। इसी दौरान बंकर से भेजा गया एक वाहन बाहर जाकर कुछ बेबस लोगों को बचाकर लौट आता है। वापस आते समय टीम बंकर में कॉल करती है और दूसरी बार जाने की अनुमति मांगती है, क्योंकि सीमित जगह की वजह से उन्हें कुछ लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा था। लेकिन एडम तुरंत इनकार कर देता है और याद दिलाते हुए कहता है, हमारे पास न पर्याप्त जगह है न खाना, तुम बस और लोगों को जोड़ रहे हो। तभी एक और भूकंप आता है और वाहन से संपर्क टूट जाता है। बंकर और भी ज्यादा हिंसक तरीके से कांपने लगता है, जिससे लोग और सामान गिरने लगते हैं। अचानक छत के बड़े हिस्से टूटकर गिर जाते हैं। कई लोग मलबे में फंस जाते हैं और गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। कुछ पत्थर जॉन के सिर पर गिरते हैं और धूल से उसकी खांसी और बढ़ जाती है, लेकिन उसका एक दोस्त उसे वहां से बाहर निकाल देता है। फिर सभी अलार्म बजने लगते हैं और बंकर दोबारा हिलने लगता है। दूर कहीं जोरदार धमाका सुनाई देता है। जॉन एलिसन को बचाने के लिए ऑफिस की ओर दौड़ पड़ता है। एलिसन बुरी तरह जख्मी हो चुकी है। जॉन उसे सहारा देकर खड़ा करता है और दोनों अपने बेटे नेथन को ढूंढने निकलते हैं। वे नेथन को उसके कमरे में मास्क पहने हुए पाते हैं, लेकिन उसे अब भी सांस लेने में परेशानी हो रही है।
जॉन अपने परिवार से कहता है कि वे जितना हो सके उतना सामान तुरंत पैक करें। इस बीच मैं और मास्क लेने जाता हूं ताकि हम बंकर से बाहर निकल सकें। चारों तरफ अफरा तफरी मची है, लोग भागदौड़ कर रहे हैं। फिर भी जॉन किसी तरह लॉकर तक पहुंचकर मास्क ले आता है। उसके बाद नेथन को थोड़ा आराम महसूस होता है और परिवार निकलने की तैयारी करता है। जैसे ही कंपन रुकता है, दीवारें भी ढहने लगती हैं। घबराई हुई भीड़ एग्जिट पर जमा हो जाती है, लेकिन दरवाज़ा सिर्फ आधा खुला है और वहां से निकलना नामुमकिन है। इसलिए जॉन अपने परिवार को पीछे के रास्ते से ले जाने का फैसला करता है। बदकिस्मती से पिछला रास्ता भी बंद मिलता है। कोई और उपाय न देखकर जॉन अपने परिवार से आगे रेंगने को कहता है। किसी तरह वे दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और जॉन बटन दबा देता है, लेकिन भारी इंजन के चलते बंकर की हालत और खराब हो जाती है। फिर भी कम से कम वे सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो जाते हैं। बाहर भी पूरा माहौल अफरा तफरी से भरा है, क्योंकि जमीन पर विस्फोट होने लगते हैं। वे नेथन को नजरों से खो देते हैं और उसे ढूंढने वापस दौड़ते हैं। तभी वे देखते हैं कि नेथन गिरी हुई डॉक्टर अमीना की मदद कर रहा है। वे अमीना को साथ लेकर समुद्र किनारे की ओर भागते हैं। यहाँ बचे हुए लोग नावों में बैठकर जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक नाव पलट जाती है और लोग पानी में गिर पड़ते हैं। कुछ हताश लोग मौका देखकर एडम का मास्क छीनने लगते हैं, इसलिए एलिसन और जॉन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी एक आदमी जॉन पर हमला करता है और उसका मास्क छीन लेता है। फिर भी किसी तरह वे एडम को किनारे तक खींच लाते हैं। अब सिर्फ एक ही नाव बची है, इसलिए जॉन अपने परिवार और कुछ अन्य लोगों को जल्दी से उस पर चढ़ने में मदद करता है। एलिसन ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना चाहती है, लेकिन कैप्टन कहता है कि ज्यादा वजन से नाव डूब सकती है, इसलिए मजबूरी में उन्हें लोगों के सामने ही दरवाजा बंद करना पड़ता है। बाहर खड़े लोग नाव चलने तक उससे लटके रहते हैं। उसी वक्त सामने से एक विशाल लहर उठती है और तट से टकराकर कई लोगों को बहा ले जाती है। जॉन की नाव भी लहरों से जोर जोर से हिलती है, लेकिन कैप्टन किसी तरह नियंत्रण संभाले रखता है और वे धीरे धीरे सुरक्षित आगे बढ़ जाते हैं। कुछ समय बाद जॉन एक उपकरण से जांच करता है कि यहाँ की हवा सांस लेने लायक है या नहीं, ताकि वे मास्क हटा सकें। फिर सब लोग बैठकर तय करते हैं कि अब कहाँ जाना चाहिए। आइसलैंड का रास्ता खत्म होने के बाद वे फैसला करते हैं कि सबसे नज़दीकी मंजिल इंग्लैंड होगी। कुछ घंटों बाद फ्यूल खत्म होने से नाव रुक जाती है। अब उनके पास नाव को लहरों के सहारे छोड़ देने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, उम्मीद करते हुए कि वे उन्हें कहीं पहुंचा देंगी। लंबे इंतजार के बाद नाव आखिर किनारे लगती है। सभी बाहर देखते हैं और हैरान रह जाते हैं कि वे लिवरपूल में है। जॉन अपने उपकरण से पक्का करता है कि यहाँ की हवा साफ है, लेकिन अब उन्हें जल्दी से ठिकाना ढूंढना होगा। नीचे नजर डालते ही उन्हें पता चलता है कि इलाके का कुछ हिस्सा पानी में डूबा है। जॉन एक चप्पू उठाता है और नाव को आगे बढ़ाता रहता है जब तक कि वो सूखी सड़क तक नहीं पहुंच जाती। सब लोग उतरते हैं और देखते हैं कि शहर पूरी तरह सुनसान पड़ा है। उन्हें सड़क पर कुछ लोग नजर आते हैं, इसलिए वे उनके पीछे पीछे चलते हैं और एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां लोग किसी तरह जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जॉन देखता है कि उनमें से कई लोग बीमार हालत में हैं, इसलिए शायद वे ज्यादा दिन जिंदा न रह सकें। जॉन के ग्रुप को अचानक चीखों की आवाज सुनाई देती है। आवाज की दिशा में बढ़ते हुए उन्हें एक भीड़ दिखाई देती है। बंकर के बाहर कई लोग नारे लगा रहे हैं और कुछ सैनिक वहां पहरा दे रहे हैं। एडम गेट की तरफ भागता है और चिल्लाकर कहता है कि हम ग्रीनलैंड स्टेशन के सरकारी अधिकारी हैं, हमें अंदर आने दो। एक सिपाही जवाब देता है, अपना आईडी दिखाओ, लेकिन केवल एलिसन के पास आईडी है और वो अपने परिवार को छोड़कर अंदर जाने को तैयार नहीं होती। एडम सैनिकों से बहस करने लगता है, जिससे भीड़ और भड़क जाती है। तभी एक सैनिक एडम को गोली मार देता है। जब भीड़ में से एक और आदमी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। सैनिक तुरंत गेट बंद कर देते हैं और अलार्म बज उठता है। उसी वक्त आसमान में भयानक तूफान उमड़ आता है और भीड़ डरकर इधर उधर भागती है। अमीना और जॉन का परिवार एक वैन रोकते हैं और ड्राइवर से उन्हें लंदन तक छोड़ने की गुजारिश करते हैं, लेकिन ड्राइवर पैसों की मांग करता है, इसलिए जॉन अपनी घड़ी उसे दे देता है। ड्राइवर राजी हो जाता है और वैन को तेजी से शहर से बाहर ले जाता है। वे समय रहते तूफान से बच निकलते हैं। एलिसन नेथन को गले लगाकर दिलासा देती है कि सब ठीक हो जाएगा, संगीत के साथ। हालांकि अमीना एडम के लिए बेहद दुखी है। वहीं ड्राइवर बताता है कि लोग अब इतने मजबूर हो चुके हैं कि खाने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। कुछ घंटों बाद वैन जंगल के बीच थोड़ी देर के लिए रुकती है। तब जॉन ड्राइवर से पूछता है कि क्या उसे फ्रांस की हालत के बारे में कुछ पता है, लेकिन ड्राइवर कहता है कि वो इलाका बेहद खतरनाक है और मुझे तो ये भी लगता है कि क्षुद्र ग्रह के गड्ढों की बात सिर्फ अफवाह है, कि वहां उपजाऊ जमीन और पानी सब कुछ है।
तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वे ऊपर देखते हैं तो पाते हैं कि क्षुद्र ग्रह के और टुकड़े अब भी आसमान से गिर रहे हैं। सभी लोग तुरंत पेड़ों को कसकर पकड़ लेते हैं ताकि तेज हवा उन्हें उड़ा न दे, लेकिन ड्राइवर कहता है ये वैन ही मेरी पूरी दुनिया है। वो उसे बचाने दौड़ पड़ता है। तभी गिरते टुकड़ों में से एक ड्राइवर और वैन दोनों को तबाह कर देता है। जब टुकड़ों की बारिश थमती है तो ये चारों बचे लोग अपने बैग और वैन से जितना जरूरी सामान ले सकते हैं लेकर पैदल आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वे लंदन पहुंचते हैं और एक विशाल इमारत के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। दरवाजा खुलते ही मैकेंजी नाम की एक महिला उन पर बंदूक तान देती है, लेकिन खुशकिस्मती से वे मैकेंजी के पुराने जानने वाले निकलते हैं। वो तुरंत बंदूक नीचे कर उन्हें अंदर आने देती है। फिर वो उन्हें पूरी इमारत दिखाती है और बताती है कि ये एक रिटायरमेंट होम है, इसलिए यहाँ रहने वाले सभी लोग बुजुर्ग हैं। मैकेंजी बताती है कि उसने पूरी इमारत को सील कर दिया है और कुछ सोलर पैनल की मदद से जनरेटर चल रहा है जो हवा को साफ रखता है। माहौल में सभी लोग साथ बैठकर खाते पीते और बातें करते हैं। अब जॉन मैकेंजी से फ्रांस में बने उन गहरे गड्ढों के बारे में पूछता है। मैकेंजी कहती है मैंने भी ये अफवाह सुनी है, लेकिन सच है या नहीं जानती। बाद में एलिसन सोने की कोशिश करती है पर वो बेचैन है। जॉन बाथरूम में लगातार खांस रहा है। संगीत चलता है। जब वो सिंक में झांकता है तो उसे खून नजर आता है। जॉन इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसन कहती है मुझसे सच मत छिपाओ। तब जॉन आखिर सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि बंकर के एक डॉक्टर ने बताया था कि जब खून आना शुरू हो जाए तो इंसान के पास बस 6 से 8 हफ्ते ही बचते हैं। ये सुनकर एलिसन टूट जाती है। वो कहती है हम यहाँ 2 महीने रुक जाते हैं, अपने आखिरी दिन शांति से बिताओ। लेकिन जॉन जवाब देता है मैं यहाँ मरने वाला नहीं हूँ, मैं तुम्हें और हमारे बेटे को सुरक्षित फ्रांस पहुंचाऊंगा। तुम्हारे लिए नया घर ढूंढने के बाद मैं चैन से भर सकूंगा। अगले दिन मैकेंजी उन्हें रिटायरमेंट होम में खड़ी एक पुरानी कार दे देती है ताकि वे सुरक्षित अपने सफर पर निकल सकें। वो जॉन को एक गन भी देती है ताकि वो अपने और परिवार की हिफाजत कर सके। मैकेंजी उन्हें आखिरी बार गले लगाती है और फिर वे चारों वहां से रवाना हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद शहर के बाहरी हिस्से से गुजरते हुए जॉन देखता है कि नेथन उदास सा लग रहा है, इसलिए वे रास्ते में खेल और हल्की फुल्की बातें करने लगते हैं। तभी अचानक एक गोली खिड़की तोड़ते हुए सीधे अमीना को लगती है और उसकी वही मौत हो जाती है। झाड़ियों में छिपे कुछ लोग लगातार फायरिंग करते रहते हैं, लेकिन वे इंजन पर निशाना नहीं लगाते क्योंकि वे गाड़ी छीनना चाहते हैं। जॉन तुरंत वैन के पीछे पोजीशन लेता है और जवाबी गोलीबारी शुरू कर देता है। जैसे जैसे लुटेरे पास आते हैं जॉन उन्हें एक एक कर ढेर कर देता है। एक दूसरे को संभालने के बाद वे मिलकर एक कब्र खोदते हैं और अमीना को दफनाते हैं। जॉन दुआ के साथ अपने दोस्त को विदा करता है, जिसे नेथन चुपचाप सुनता है। कुछ देर बाद परिवार एक विशाल रेगिस्तानी इलाके में पहुंचता है। उन्हें समझ आता है कि यहाँ कभी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच समुद्र था जो अब सूख चुका है। कम से कम अब नाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। रास्ते में उन्हें कई फंसे हुए जहाज दिखाई देते हैं। थोड़ा आगे बढ़कर वे कुछ लोगों को देखते हैं। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जमीन में एक गहरी दरार है और उन्हें उस दरार के दूसरी ओर जाना होगा। वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें रस्सियों से बना खतरनाक पुल पार करना पड़ेगा। ये देखकर नेथन डर जाता है और कहता है कि वो नहीं जाएगा। तब जॉन उसे हिम्मत देता है और खुद पहले कदम रखता है। पूरा परिवार संभलकर रस्सी के पुल पर चलना शुरू करता है। तभी अचानक जॉन को तेज खांसी आती है। वो फिसलने ही वाला था, लेकिन समय पर खुद को थाम लेता है। तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगती हैं और पुल जोर जोर से हिलने लगता है। फिर भी सब किसी तरह टिके रहते हैं। किस्मत से हवा शांत हो जाती है और परिवार आगे बढ़ता हुआ बीच की चट्टान तक पहुंच जाता है। वहां से 2 सीढ़ियां दूसरी तरफ जाती हैं। वे सीढ़ियों के बीच ही थे कि अचानक जोरदार भूकंप आ जाता है। सौभाग्य से तीनों में से कोई नीचे नहीं गिरता। वे आगे बढ़ते रहते हैं कि तभी दूसरा झटका आता है। इस बार दोनों तरफ की चट्टानें टूटने लगती हैं। कुछ ही पलों में रस्सी का पुल भी गिर जाता है। कई लोग खाई में गिरकर जान गंवा देते हैं। दूसरी सीढ़ी पर खड़ा एक आदमी घबरा जाता है और जल्दी से दूसरी ओर भागने के लिए अपने आगे वाले को धक्का देकर खाई में गिरा देता है। लेकिन तभी वो सीढ़ी भी फिसलने लगती है। घबराहट में वो नेथन पर कूद पड़ता है। उसी पल दूसरी सीढ़ी भी नीचे जा गिरती है। परिवार नेथन को मजबूती से पकड़े रहता है, जबकि वो आदमी गिरकर मर जाता है। नेथन के माता पिता उसे ऊपर खींच लेते हैं और किसी तरह वे पार निकलते हैं। अब उनके पास पैदल चलने के सिवा कोई रास्ता नहीं है, लेकिन जितना भी वे चलते हैं उन्हें सिर्फ सूखी बंजर जमीन ही दिखती है। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है और डेनिस नाम का एक आदमी उन पर बंदूक ताने नजर आता है। कुछ क्षण बाद वो बंदूक नीचे कर देता है। जब उसे यकीन हो जाता है कि ये लुटेरे नहीं हैं, तो वो उन्हें अपने ठिकाने ले जाता है। देखते ही देखते जॉन और उसका परिवार फ्रांस पहुंच जाता है। डेनिस फिलहाल एक पुरानी फैक्ट्री में रह रहा है, जिसे वो एक वाहन के इंजन से बिजली देकर चलाता है। डेनिस उन्हें अपनी बेटी कमीला और पत्नी से मिलवाता है। उसकी पत्नी विकिरण की वजह से बुरी तरह प्रभावित है। वो व्हीलचेयर पर बैठी है और बोल भी नहीं पाती। रात के खाने पर डेनिस को पता चलता है कि जॉन का परिवार क्षुद्र ग्रह के गड्ढों तक जाना चाहता है। वो चेतावनी देता है कि वो इलाका बेहद खतरनाक है। लोग उन गड्ढों पर कब्जा जमाने के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं। इसी बीच कमीला नेथन को अपने कमरे में ले जाकर अपनी खास चीजें दिखाती है। बदले में नेथन उसे अपनी चादर दिखाता है, जिसमें बने छेदों से टॉर्च की रोशनी डालने पर आसमान में तारे जैसे नजर आते हैं। अगली सुबह डेनिस जॉन को एक नक्शा देता है और उसे सबसे सुरक्षित रास्ता समझाता है।
वो अपने एक पुराने सेना के दोस्त का भी जिक्र करता है जो अब ऊंचे पद पर है। साथ ही वो जॉन को अपने उस दोस्त के साथ एक पुरानी फोटो देता है ताकि वे साबित कर सकें कि वे डेनिस को जानते हैं, शायद इससे उन्हें मदद मिल सके। अचानक डेनिस रोते हुए एलिसन और जॉन से गुहार लगाता है कि आप कमीला को भी साथ ले जा सकते हैं। वो खुद अपनी बेटी को उस गड्ढे तक ले जाना चाहता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की देखभाल के लिए यहीं रुकना पड़ता है। जॉन थोड़ी देर सोचता है, लेकिन एलिसन तुरंत हाँ कर देती है। इसके बाद कमीला अपने माता पिता को अलविदा कहती है और जॉन के परिवार के साथ डेनिस की वैन में बैठ जाती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। कुछ घंटों की ड्राइव के बाद एलिसन नोटिस करती है कि बच्चों का मन भारी है, इसलिए वे थोड़ी देर रुककर आराम करने का फैसला करते हैं। फिर जॉन बच्चों का मूड हल्का करने के लिए उनके साथ एक छोटा सा गेम खेलता है। तभी अचानक उन्हें सड़क पर कुछ वाहन नजर आते हैं और कई सैनिक उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। कमीला अपने पिता के जनरल दोस्त का नाम लेकर सैनिकों को उन्हें उस क्षेत्र से गुजरने देने के लिए मना लेती है। रात तक वे एक बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं जहां सेना कुछ लोगों से भिड़ रही होती है। एक सैनिक उन्हें पीछे के रास्ते से ले जाता है ताकि वे बिना नजर में आए जंगल पार कर सकें। पास में धमाका होने पर वे रुक जाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद फिर आगे बढ़ते हैं और तारों के जाल के बीच से निकलते हैं। अब वे और भी खतरनाक इलाके में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ उन्हें गोलियों और विस्फोटों से बचते हुए जितना तेज हो सके भागना पड़ता है। चारों ओर लोग मारे जा रहे हैं। तभी परिवार एक आदमी को आग में घिरा देखता है। उनके साथ चल रहा सैनिक बंकर में कॉल करके कहता है, मेरे साथ कुछ सिविलियंस हैं, और कुछ अन्य सैनिक उन्हें आगे बढ़ते रहने का इशारा करते हैं। वे अपनी पूरी कोशिश से उनकी रक्षा करते हैं। आखिरकार वे एक युद्ध सुरंग तक पहुंचते हैं जहां जॉन को तेज खांसी का दौरा पड़ता है और वो लगभग गिर जाता है। सुरंग के भीतर उन्हें कई शव दिखाई देते हैं। अंत में वे एक सीढ़ी तक पहुंचते हैं और साथ वाला सैनिक उन्हें जंगल की ओर भेजते हुए कहता है, सीधे चलते रहो जब तक कैंप न दिखे। सुबह तक वे आखिरकार सैन्य कैंप पहुंच जाते हैं। कमीला दूर पहाड़ों की ओर इशारा करती है जो पहले वहां नहीं थे, और जॉन को महसूस होता है कि वे मंजिल के काफी करीब आ चुके हैं। जब वे एक सैनिक से डेनिस के दोस्त के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि वो अब जिंदा नहीं है और बाकी सैनिक उनकी मदद करने के इच्छुक नहीं है। तब जॉन उनसे कहता है, भाई मेरे पास बस कुछ ही दिन बचे हैं, मैं सिर्फ अपने परिवार को सुरक्षित देखना चाहता हूं। एक आदमी को उन पर तरस आ जाता है और वो उन्हें अपनी बस में जगह दे लेता है जो उन्हें उनकी मंजिल की ओर ले जाएगी। जॉन का परिवार और कुछ अन्य लोग बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में अचानक एक विस्फोट होता है और उनकी यात्रा रुक जाती है। तभी कुछ लुटेरे बस को घेर लेते हैं। एक सैनिक बाहर जाकर मुकाबला करता है, लेकिन लुटेरे उसे तुरंत गोली मार देते हैं। फिर एक गुंडा ड्राइवर को भी मार देता है और सभी को बस से उतरने का आदेश देता है। जॉन अपने परिवार को बाहर भेज देता है, लेकिन खुद लुटेरों से भिड़ने के लिए पीछे रुक जाता है। आवाज सुनकर एक और लुटेरा अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी एक यात्री उसके सिर पर पत्थर मार देता है। उसी पल बस के अंदर से 2 गोलियों की आवाज आती है। जॉन हाथ में गन लिए बाहर निकलता है और लोग राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जॉन खुद भी घायल हो चुका है। सब लोग फिर से बस में बैठते हैं। एलिसन के बस चलाने के दौरान नेथन जॉन के घावों पर दबाव बनाए रखता है। थोड़ी ही देर में वे एक नए बने पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और परिवार जॉन को संभाले रहता है जब तक वे अपनी मंजिल देख नहीं लेते। सारी अफवाहें सच साबित होती हैं। क्षुद्र ग्रह से बना वो गड्ढा बेहद खूबसूरत जगह है। उपजाऊ जमीन, साफ हवा और बिना प्रदूषण के नई जिंदगी शुरू करने के लिए बिल्कुल सही स्थान। उसी वक्त जॉन गिर पड़ता है और उसका परिवार उसकी आखिरी सांसों से पहले उसे घेरकर विदा करता है। जॉन की मौत पर सभी लोग संगीत के साथ रो पड़ते हैं और अंत में नेथन अपने पिता के लिए वही प्रार्थना दोहराता है जो उसने पहले सुनी थी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।